हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। तो हमारी वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम एक पेज में एक टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उस पर्टिकुलर पेज में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी मेजर इंफॉर्मेशन है वो सब आप तक शेयर हो जाए। तो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स चल रहे हैं एंड टुडे वी हैव सम 13 टॉपिक्स टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीपीएससी का भी फेवरेट है जुडिशरी स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। तो एक बहुत ही स्टेटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या होता है ना कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेंस में करंट अफेयर ओरिएंटेड क्या आ रहा है, रीसेंट क्या चल रहा है, उसको हम पढ़ लेते, उसका हम पूरा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन मेजर बेसिक स्टेटिक क्या है वो भूल जाता है। उस टाइम पे याद रखते हैं, प्रीलिम्स में सब याद रखते हैं, मेंस में हम कहीं ना कहीं वो गैप मिस कर जाता है। तो इंडिया का जो है हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। वी हैव प्रॉपर इंटीग्रेशन चैनल इन आवर जुडिशियल सिस्टम। वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स जिसकी अपील जाती है हाई कोर्ट, एंड देन यू हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं है, वहां पे ड्यूअल सिस्टम है, फेडरल का अलग है, स्टेट का अलग है, तो वहां पे सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ पे सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है हमारी, उसके नीचे हाई कोर्ट, एंड देन यू हैव द हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होंगे वो यूनियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज सब पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे, फिर चाहे वो अंडमान निकोबार का आइलैंड हो या लक्षद्वीप का हो या जम्मू एंड कश्मीर का कोई गांव हो या अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, एवरीवेयर इट इज देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ जस्टिस अक्रॉस द कंट्री। हमारी जुडिशियल सिस्टम है इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि हमने है सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से हम डिस्टेंट है। हमारा सिक्योरिटी है ऑफ टेन्योर, देयर इज अ फिक्स सर्विस कंडीशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच एग्जिस्ट, व्हिच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होगा एंड देन देयर विल बी अदर जजेस, ठीक है। Appointment and tenure. The judges are appointed by the President of India and they hold the office up to the age of 65 years. सारे जजेस, चाहे वो सीजीआई हो या नॉर्मल जज हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का सेम रहता है। रिमूवेबल ओनली बाय द इम्पीचमेंट फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये कहता है। आज तक इंडिया में कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। हाँ, 2-3 के ऊपर मोशन जरूर पास हुआ है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल किसी भी जजेस के अगेंस्ट नहीं हुई है। देन यू हैव हाई कोर्ट्स 214 to 231। हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होगी। जजेस जो है 62 ईयर्स में रिटायर होंगे, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। High Court may have jurisdiction over more than one states or union territories. For example, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, jurisdiction on दीव एंड दमन, ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। रिट पावर 226 हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स नॉट ओनली ऑन फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो ऑन एनी अदर पर्पसेस, गिविंग देम वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन दैन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही लिमिटेड रिट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ऊपर ही नहीं है, लेकिन किसी और लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है आपका, तो उसके ऊपर भी आप हाई कोर्ट में रिट इशू कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। यहां पे हमारी जो कोर्ट्स हैं अपने आप को एक पावर ड्रॉ करती है, ठीक है, जहां पर इन ऑर्डर टू प्रिवेल जस्टिस, ठीक है, कि अगर कोई भी एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या कोई भी है जो किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे लॉ को, ऐसे एक्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, और इन द लैटिन टर्म अल्ट्रा वायर्स, ठीक है।
ये हमने यूएस मॉडल से अडॉप्ट किया है और इसको केशवानंद भारती के जजमेंट के थ्रू रीइंफोर्स भी किया है। इसी के थ्रू, केशवानंद भारती के जजमेंट के थ्रू आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है और कोई भी एक्ट है या कोई भी अमेंडमेंट है, कुछ भी है जो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू उसे क्या कहेंगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल द वे दे इन्वोक NJAC। ठीक है, कलेजियम सिस्टम, जजेस के अपॉइंटमेंट, इस पे हम डिटेल डिस्कशन इसके पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आप वो देखिएगा। हमने वहां पे 3 जजेस केसेस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, कौन से केस में क्या आया था, और फाइनली जो है चीफ जस्टिस और जजेस के अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, वो किस तरीके से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, 124 अंडर आर्टिकल में आता है। ठीक है, रिटायरमेंट एज है 65 इयर्स, रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की ही सिर्फ यहाँ पे बात है, ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर और एक स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, 2 स्टेट्स में डिस्प्यूट हो रहा है, एक साइड सेंटर स्टेट है वर्सेस अनदर स्टेट है, यानी कि जब सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है एंड इट्स लॉज आर बाइंडिंग ऑल ओवर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट की बात करें तो स्टेट लेवल कोर्ट है, रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, रिट जुरिस्डिक्शन राइट्स एंड एनी अदर पर्पसेस, superintendence over subordinate courts, judgment binding court within the territory। उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उन पे उनके जजमेंट्स जो हैं बाइंडिंग होते हैं। गुजरात के पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय whom? Mr. Ambedkar। 137 power of judicial review of its own, it enables review petition and course correction। review petition सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के ही जजमेंट्स रिव्यू करती है। 141 law declared by Supreme Court are binding uniform precedent across the country। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट seats at Ahmedabad, formed with the bifurcation of Gujarat state, and GNLU है गांधीनगर में, premier legal education in the state। मेंस 2019 में जीपीएससी ने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। हम इस पर डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। सिंपली है कि जुडिशियल रिव्यू मेजरली आता है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच में आपको एक थिन लाइन का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। The Supreme Court of India keeps a check on the arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution। तो वही है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली चीज है। ठीक है, वही चीज लिखनी है। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कभी खुद से लॉ नहीं बनाती है, या कभी जो है स्टेट्स को या सेंटर को डायरेक्शन नहीं देती कि तुम इस पे लॉ बनाओ। हाँ, गाइडेंस दे सकती है, एक मार्गदर्शन बना सकती है, बट कभी लॉ बाइंडिंग नहीं करती कि तुमको इस पे लॉ बनाना ही पड़ेगा बिकॉज वी हैव सेड एंड इफ यू डोंट डू दैट इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, उनको गाइडेंस देती है, एक डायरेक्शन देती है कि भाई ऐसा कर सकते हो। ठीक है, PIL एंड द लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलवेज इन न्यूज। तो PIL बेसिकली क्या है कि जब एक पर्टिकुलर बंदे की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई सोशल इशू है, कोई सोशल कॉज है जिसे एड्रेस करना है, तो उस पे कोई एक पर्टिकुलर इंसान या कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन उनके राइट्स को कोर्ट के सामने ले करती है, उसे कहते हैं PIL। इज अ लिटिगेशन initiated in a court of law for the protection of public rights or the rights of disadvantaged groups who cannot themselves approach the court। देखो, कोर्ट में कौन जाता है? जिसके पास होता है locus standi। ठीक है, if my rights are affected only I can approach the court, but on my behalf somebody else cannot file the petition, but then there are many people like me, ठीक है, जो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं because we do not have enough resources, we do not have enough idea what to do, how to do, what procedure is to be followed, right? तो
ऐसे में इन सारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए कोई संस्था होती है जो इनिशिएशन लेती है, या कोई एडवोकेट है जो इनिशिएशन, एनीवन जिसके पास एक्चुअल में लोकस स्टैंडाई नहीं है, बट थ्रू द मीन्स ऑफ PIL दे गेट दैट लोकस स्टैंडाई. It basically is an instrument of social justice, allowing any public spirited citizen to move the court on behalf of others. तो सबसे पहला जो ये कंसेप्ट है हमारे जस्टिस PN भगवती साहब और VR कृष्ण अय्यर इंडिया में लेके आए थे. सो PIL के फादर, जैसे फादर ऑफ PIL वो है हमारे जस्टिस PN भगवती सर. ठीक है, फीचर्स क्या है? सबसे पहले रिलैक्स लोकस स्टैंडाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया. ठीक है कि बोनाफाइड इसमें सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना. ठीक है, तो आपका एक लोकस स्टैंडाई हो गया. एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन, कोर्ट कैन ट्रीट इवन अ लेटर और पोस्ट कार्ड addressed to a judge as a writ petition. The most famous case of सुनील बत्रा. क्या हुआ था? सुनील बत्रा ने बेसिकली अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की टॉर्चर को लेके जो सिचुएशन थी, ठीक है, उसे एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था. ठीक है, उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने PIL में मान लिया, कहा कि ये एक रिट पिटिशन है जो हमारे पास आई है, एंड देन द एंटायर केस वाज स्टार्टेड. सिमिलरली है आपका हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, प्लाइट ऑफ अंडर ट्राइब प्रिजनर्स पे अगेन न्यूज़पेपर के लेटर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये एस्टैब्लिश किया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 और इसे PIL कंसिडर किया. सिमिलरली MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तो सारी ही PIL ही थी. सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल PILs दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. ठीक है, गंगा क्लीनिंग से लेके ताज पे ट्रेपेजियम के प्रोटेक्शन को लेके बातें हुई है. तो PIL के फीचर्स क्या है? सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, अननेसेसरी बहुत सारी प्रोसीजर लोगों को फॉलो नहीं करनी है. देयर इज समबडी ऑन देयर बिहाफ हु विल बी डूइंग दिस थिंग फॉर देम. स्ट्रेटेजिक लीगल एड, यस इट एक्ट्स एज अ लीगल एड. कोऑपरेटिव एफर्ट, क्योंकि जब PIL फाइल होती है, लोगों के इश्यूज फाइल होते हैं, तो कोर्ट की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि उनका भी कोऑपरेशन जरूरी होता है. फोकस ऑन पब्लिक इंजरी, नॉन एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, डिस्टिंक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटिगेशन. ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, एड्रेसिंग सिस्टमिक इश्यूज एंड प्रोएक्टिव रोल ऑफ द कोर्ट. बेनिफिट्स ऑफ PIL, एक्सेस टू जस्टिस. ठीक है, इट ओपन्स द डोर ऑफ द कोर्ट टू द पुअर, इलिटरेट एंड मार्जिनलाइज्ड. एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, गिव्स teeth to fundamental rights and DPSP, especially Article 21. Governance and accountability compels the executive to act on issues like pollution, corruption, human trafficking, environment, custodial death, speedy trial and what not. ठीक है, लेकिन जहां इतनी इंपॉर्टेंस है इसके, इतने एडवांटेजेस है, वहां पे मिसयूज भी है. तो सबसे पहले बेनिफिट्स, तो डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन, enforces fundamental rights in Article 21, protects the environment and public health, ensure executive and administrative accountability, and fills the gap left by the legislative inaction. यहीं पे misuse है publicity, private और political interest litigation. Just to get a publicity, yeah, just to come into the news by even the act of political parties, PIL का यूज हो रहा है. ओवरबर्डन द कोर्ट्स एंड डिलेज जेन्युइन केसेस. ठीक है, अननेसेसरी किसी चीज को PIL करके कोर्ट में भी रेफर होता है और कोर्ट का टाइम खराब होता है. रिस्क ऑफ जुडिशियल ओवररीच इनटू पॉलिसी डोमेन, फ्रिवोलस पिटिशन समटाइम्स फॉर एक्सटॉर्शन, एंड कोर्ट इम्पोजेस कॉस्ट टू डिटर फ्रिवोलस PIL. बहुत बार कोर्ट जो है 10 लाख 20 लाख ऐसे कॉस्ट भी करती है इन ऑर्डर टू reduce or just in order to stop unnecessary PILs to come ahead. तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है आपका SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पे PIL को फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन मिला था. हुसैनारा खातून, ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल एज अंडर आर्टिकल 21. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वुमेन का वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रिलेटेड गाइडलाइंस आई थी. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 एंड ऑन.
ठीक है, जहां पे एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस किया था, एंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा रिलीजिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड जजमेंट था। 2023 GPSC, what is PIL? Simple. Explain it in the most simplest way. Which type of appeals do not fall within the framework of PIL? Give examples to justify your answer. बहुत ही सिंपल है, लक्ष्मीकांत उठाओ, पूरा का पूरा चैप्टर है, easy to answer. Explain the reasons for the growth of PIL in India. As a riddle, has the Indian Supreme Court emerged as the most powerful judiciary? So take the help of the most landmark cases which has come up to through PILs. ठीक है, उन्होंने क्या क्या रोल लाई है सुप्रीम कोर्ट ने उन जजमेंट से क्या क्या लैंडमार्क चीजें पुटअप की है, और डेमोक्रेसी में कैसे चेंजेस आई है, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे किया है, एंड ओवरऑल इट हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट, रिसेंटली गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, तो क्या है, गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, उसी को प्रमोट करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल local self-government and constitutional amendment. So it basically means administration of local affairs by locally elected bodies, bringing democracy and development to the grassroots. तो rural local government जो है organized as the पंचायत राज system and urban local government as municipalities. तो पहले ये नहीं था, ठीक है, हमारी आर्टिकल 40 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, बट इनेक्टेड नहीं था। फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, जहां पे पार्ट 9 एंड पार्ट 9A ऐड होता है, और 11th और 12th शेड्यूल ऐड होता है, जहां से ये मैंडेटरी होता है कि भाई लोकल बॉडीज जो है विल एक्ट एज द थर्ड टायर ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर विद रेगुलर इलेक्शंस, रिजर्वेशन एंड डेवलप फंक्शंस। तो 73rd अमेंडमेंट से के थ्रू आता है पंचायती राज सिस्टम इंडिया में। आर्टिकल 243B 3 टायर सिस्टम हम लाते हैं, ठीक है। पहला था आपकी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायती समिति इंटरमीडिएट लेवल पे, एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जो भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वो ये चीज ओमिट कर सकती है। फिर आती है आपकी ग्राम सभा, बॉडी ऑफ ऑल रजिस्टर्ड बॉडीज ऑफ विलेज, फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसी में आपका पंचायत समिति है, जिला परिषद है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, ठीक है। गुजरात में जैसे तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है। 74th अमेंडमेंट आते हैं, लाते हैं आपके म्युनिसिपैलिटीज, 3 टायर सिस्टम, अगेन यहाँ पे भी 243Q आर्टिकल, नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर अ लार्जर अर्बन एरिया। 12th शेड्यूल के थ्रू यहाँ पे 18 फंक्शनल सब्जेक्ट्स एड अप होते हैं, ठीक है, जहां पे म्युनिसिपैलिटीज के पास पावर होगा उन सब चीजों को इनेक्ट करवाना, रेवेन्यू जनरेट करवाना, बेसिकली उन सब पे एज अ लोकल बॉडी वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, स्लम इंप्रूवमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो भाई SC ST और विमेन के लिए जो है 1/3 सीट्स रिजर्व रहेगी। SC ST का एज पर द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, लेकिन 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स एंड चेयरपर्सन पोस्ट टू बी रिजर्व फॉर विमेन इन बोथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन गठन किया गया जो कि इनका इलेक्शन करवाएंगे। 73rd अमेंडमेंट रूरल पार्ट 9 ऐड हुआ है, 243 थे, 243O तक आर्टिकल्स है, जहां पे फंक्शंस एंड इलेक्शंस और वो सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पंचायती राज विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स है जिसपे ये लोग काम करेंगे। ग्राम सभा इज द ग्रास रूट्स असेंबली एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इंटीग्रेट्स वेरियस प्लान्स। सिमिलरली अर्बन में 74th अमेंडमेंट के थ्रू लाते हैं, पार्ट 9 ऐड होता है, 243P to 243ZG आर्टिकल्स ऐड होते हैं। सिमिलरली फंक्शंस, इलेक्शंस एंड रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग। म्युनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत, काउंसिल, कॉर्पोरेशन,
12 शेड्यूल से 18 सब्जेक्ट्स हैं। वार्ड कमिटीज इन लार्जर म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी फॉर दी मेट्रोज। गुजरात की हम बात करें तो 1993 में गुजरात पंचायती एक्ट आता है, ठीक है, जहां पे हमने 3 टायर रूरल सिस्टम अडॉप्ट किया है विद जिला, तालुका एंड ग्राम पंचायत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 8 कॉर्पोरेशंस हैं मेजर सिटीज में गुजरात में। फॉर एग्जाम्पल सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर एंड ऑल। गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस कंसिडर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द लोकल बॉडीज, ठीक है। वुमेन्स कोटा सरकार अमेंडमेंट के थ्रू 1/3 आता है, गुजरात 50% लेके आती है। और समरस ग्राम योजना है, तो जिस भी पंचायत में कोई भी व्यक्ति, मतलब वहां पे जो भी बॉडी है वो अनअपोज्ड इलेक्ट होती है, तो उसको इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। जीपीएससी मेंस 2020 में जीपीएससी ने क्वेश्चन किया, हैव द लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी बिकम इनइफेक्टिव to an extent due to administrative decentralization not matching with the democratic decentralization post the 73rd and 74th constitutional amendment acts discuss। basically जो भी subjects हैं क्या वो properly delegated हुए हैं, क्या powers उनको मिले हैं, ठीक है, तो क्या उसके ineffectiveness के कारण जो है self governments ठीक से नहीं काम कर रही हैं। 2017 local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance. Critically examine and give reviews to improve the situation. Similar इसी बेस पे ये क्वेश्चन आया है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसको हम पीसा कहते हैं। फिलहाल हमने 30th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की विशाखापट्टनम में, ठीक है। और झारखंड ने पीसा रूल्स 2025 लाए, ठीक है, जहां पे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें ग्राम सभा को अथॉरिटी मिली, ठीक है। सिमिलरली उड़ीसा ने भी कुछ ऐसे रूल्स फाइनलाइज किए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उन्होंने पीसा पोर्टल लॉन्च किया और 10 पीसा इंडिकेटर्स बताए टू ऑब्जेक्टिवली रैंक हाउ इफेक्टिवली द 10 5th शेड्यूल स्टेट्स इंप्लीमेंट द एक्ट ऑन 100-point फ्रेमवर्क। तो हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसके थ्रू में 11 शेड्यूल लाए, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लेके आया, लेकिन ये जितने भी ये जो अमेंडमेंट था, इट डिड नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ट्राइबल शेड्यूल एरियाज, ठीक है। ये कौन से हैं वो आपको शेड्यूल 5th में पता चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 244 में प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डेजिग्नेट शेड्यूल एरियाज इन अ स्टेट विद अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भूरिया कमेटी आती है, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो सेल्फ गवर्नेंस है वो ट्राइबल एरियाज तक भी एक्सटेंड होना चाहिए, सो दैट वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट बने और लोकल गवर्नेंस से काम करे और अपने लोकल एसेट्स को कंट्रोल करे। पीसा एक्ट 1996 आती है, ठीक है, जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को 10 5th शेड्यूल स्टेट्स में इंप्लीमेंट करने की बात की है। एंड इट एम्पावर्स ग्राम सभा विद स्पेशल पावर्स ओवरराइडिंग स्टेट पंचायत लॉज। दिस इज इंपॉर्टेंट। करेंटली 10 स्टेट है 5th शेड्यूल एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, जिन्होंने पीसा रूल्स बना लिए हैं। उड़ीसा एंड झारखंड है जिन्होंने फिलहाल रिसेंटली उसे नोटिफाई किया है। तो सेलिएंट फीचर्स इसका यही है कि ग्राम सभा की यहाँ पे सुप्रीमेसी होगी अंडर द पीसा रूल्स, ठीक है। अपने कस्टम्स, ट्रेडिशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को करने के लिए उनकी सुप्रीम बॉडी रहेगी। रिसोर्सेस सोवरेनिटी, ट्राइबल्स हमें पता है उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ग्राम सभा जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खुद ओन करेगी। इट विल कंट्रोल इट्स ओन माइनर वाटर बॉडीज एंड हैज मैंडेटरी प्रायर रिकमेंडेशन पावर फॉर माइनर मिनरल लीज। यहाँ पे ग्राम सभा की रिकमेंडेशन सब मैंडेटरी रहेगी। लैंड प्रोटेक्शन, नो एक्विजिशन और सेटलमेंट इन शेड्यूल एरियाज विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम ग्राम सभा कंसल्टेशन। सोशल रेगुलेशन,
authority to regulate money lending, manage village markets, enforce prohibition and oversee local institutions like schools and health centers. ठीक है, ये सारे पावर्स जो है पीसा रूल्स के अंडर जो है ट्राइबल एरियाज में ग्राम सभा को मिल रहे हैं. पॉलिटिकल सेफगार्ड, minimum 50% seats reserved for STs at all panchayat levels and all panchayat chairpersons at every tier must belong to scheduled tribes only. ठीक है, तो यहाँ पे की अचीवमेंट्स है. सबसे पहले लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पीसा कंबाइंड विद FRA फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, अपहेल्ड ग्राम सभा राइट्स, नियमगिरी का केस बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, माइनिंग से रिलेटेड है. ठीक है, जहां पे ग्राम सभा को सिग्निफिकेंस मतलब इन शेड्यूल एरियाज में ग्राम सभा को सिग्निफिकेंस पावर मिले हैं कि इनके रिकमेंडेशन के बिना आप नहीं कुछ कर सकोगे. ठीक है, विमेन्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डिसीजंस मैंडेटेड एट फैमिली लेवल और पीसा इंडिकेटर्स जहां पे महाराष्ट्र फर्स्ट है, देन MP, देन हिमाचल प्रदेश. सर्टेन चैलेंजेस है, स्टेट डिलेड रूल्स नोटिफिकेशन लाइक आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड झारखंड. मेजर मिनरल्स गवर्न बाय सेंट्रल लॉज एक्सक्लूडिंग द लोकल वॉइसेस. 40% ऑफ इलेक्टेड पीसा रेप्स लैक क्लैरिटी, रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली लैक क्लैरिटी ऑन द स्टैट्यूटरी पावर्स. लीगल कन्वर्जेंस नीडेड. ठीक है, सिर्फ ग्राम सभा बना देने से कुछ नहीं होगा, इलेक्शंस करवाने से कुछ नहीं होगा, उनको पता भी होना चाहिए कि वो पावर को किस तरीके से यूज करे, जुडिशियसली यूज करे और किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करे. फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी बाइंडिंग फॉर माइनिंग एंड प्रोजेक्ट्स. पीसा पे डायरेक्टली GPSC ने क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, बट पूछ सकती है क्योंकि गुजरात इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम. Then you have governor role, discretionary power bills and recent controversies. तो जहां गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स के बाद आती है वहां पे कंट्रोवर्सीज होती ही होती है. तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन इन द स्टेट, ऑक्यूपाइंग अ एनालोगस पोजीशन टू द प्रेसिडेंट एट द सेंटर. 153 to 167 in part 6 govern the office, appointed by the president, holding office during the president's pleasure. तो कोई 5 साल के लिए गवर्नर होगा या 2 साल के लिए गवर्नर होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. गवर्नर एक्सरसाइजेस द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर एंड एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट जजमेंट. ठीक है, तो कहां है इन जनाब के डिस्क्रिशनरी पावर्स, विल डिस्कस. अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट विद अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years एंड इज रिमूवेबल एट एनी टाइम विदाउट स्टेटेड रीजंस. क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 157, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 years of age and by conventional and outsider of the state. कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि जो गवर्नर होगा वो उसी स्टेट से बिलोंग नहीं करेगा जहां पे उसकी पोस्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल, आनंदीबेन पटेल ऑफ गुजरात इज करंटली गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, लेकिन आनंदीबेन पटेल गुजरात के गवर्नर नहीं बन सकते फॉर ऑब्वियस पॉलिटिकल रीजन. तो डिस्क्रिशनरी पावर कहां आती है? सबसे पहले हंग असेंबली, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है. सो नाउ व्हाट, कोलिजन है तो कोलिजन भी ठीक से मेजोरिटी नहीं ला पा रहा. बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं कि भाई पहले जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जिसके पास सबसे ज्यादा MLAs है उसे इन्वाइट करे. ठीक है, तो बेसिकली गवर्नर का जजमेंट है. देन यू हैव 356 प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सेंटर को रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट आती है फ्रॉम द स्टेट तो वो गवर्नर के थ्रू आती है वेर इट सेज दैट देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. बिल रिजर्वेशन, सर्टेन बिल्स कैन बी रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. एंड लॉस ऑफ मेजोरिटी, जब भी कोई पार्टी असेंबली में मेजोरिटी लूज करती है
तो यहाँ पे जो है सीएम लूजेस कॉन्फिडेंस मोशन और द फ्लोर टेस्ट, तो यहाँ पे जो है गवर्नर सरकार गिरा सकती है। तो ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है। असेंट टू बिल्स, ठीक है, गवर्नर जो है बिल्स को अपना असेंट देते हैं, जिससे बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होता है। विद होल्ड द असेंट, ठीक है, द बिल विल फेल, ठीक है, रेयरली होता है बट होता है। रिटर्न द बिल इफ नॉट अ मनी बिल, तो हाउस फिर से रिकंसिडर कर सकती है, और रिकंसिडर करने के बाद भी गवर्नर को अगर फिर से भेजा गया तो गवर्नर विल हैव टू गिव द असेंट टू द बिल। रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, मैंडेटरी इफ इट एंडरंजर्स द हाई कोर्ट पावर्स और एल्स इट इज ऑप्शनल, एंड रिजर्व बिल गोज टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मे गिव द असेंट, विथहोल्ड और डायरेक्टली रिटर्न फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है। तो रीसेंट कंट्रोवर्सीज गवर्नर को लेके क्या है, एक तो हंग असेंबली कोलिशन जो गवर्नमेंट रहती है उन सबसे रिलेटेड तो कंट्रोवर्सीज रहती ही है। दूसरा है बिल्स को टाइमली असेंट नहीं देना, अप्रूवल नहीं देना। तो बहुत बार जो है स्टेट्स आउट ऑफ टाइमली डिलेज कोर्ट के पास जाते कि भाई जो गवर्नर है is not using his powers and doing the misuse of power and not passing the bills। तो ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई विद पंजाब, तमिलनाडु, केरला एंड तेलंगाना, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बिल पास करो, क्योंकि स्टेट्स जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। पंजाब केस ऑफ 2023, कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर कैन नॉट वीटो लेजिस्लेशन बाय इनएक्शन, ठीक है। द फ्रेज एज सुन एज पॉसिबल इन आर्टिकल 200 imposes a duty to act and not stall the legislator। सरकारिया कमीशन 1988 इन्होंने रेकमेंड किया कि 356 should be act only as a last resort। पुंची कमीशन कहता है कि भाई इनका फिक्स टेन्योर हो और प्रेसिडेंट की तरह ही इनका इम्पीचमेंट भी हो। राजमन्नर कमेटी कहती है कि मिसयूज का कब करो, ठीक है, कम हो मिसयूज नहीं होना चाहिए। एंड गवर्नर हैज टू बी सिंबल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड नॉट अ यूनियन एजेंट। एनसीआरडब्ल्यूसी कहती है टाइमली डिसीजन ऑन बिल कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर अगर लगे। एंड एसआर बोमई में कहा है आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट का रूल है तो जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं जाएगा। उत्तराखंड एक एग्जांपल है जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और हाईकोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये इस तरीके से आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। जीपीएससी मेंस 2024, in the context of Supreme Court's observation, examine the constitutional role of the governor with regard to bill passed by the legislative assembly। सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे जो हमने देखा कि पंजाब का केस और बाकी सारे केसेस से रिलेटेड आया था, ठीक है, बहुत आर्टिकल्स आए थे इस पॉइंट पे। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल गवर्नर का क्या है, गवर्नर की पोजीशन किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, वो सारी चीजें बताओ, ठीक है। रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई, ठीक है, फिर बताओ कि बिल्स को पास करने में गवर्नर का क्या रोल रहता है, ठीक है, क्या इश्यूज है, रिकमेंडेशंस क्या है, वे फॉरवर्ड। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भी कमिटीज ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। यूपीएससी 22 में पूछते हैं डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। लेजिस्लेटिव एसेंशियल condition for the exercise of legislative powers by the governor। Discuss the legality of re-promulgation of ordinance by governor without placing them before the legislature। ठीक है, फिर है आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिटेल इस पे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, बट स्टिल सिंपली आई विल गो विद द रीडिंग। 52 से 78 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई है, विच कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 52 एज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, so as a constitutional head and form the repository of union's executive power under 53। जबकि real executive authority rests with the council of minister who is headed by the prime minister। हम वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री मॉडल जो है वो फॉलो करते हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट 54 to 55 इलेक्शन, ठीक है, कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है प्रेसिडेंट का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन वोट कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स। रिमेंबर
elected members of both the houses of parliament and of state legislature and union territory assemblies. Term and removal, holds office for 5 years, eligible है, फिर से मतलब re-eligible है, and can be removed only by impeachment for violation of the constitution. Prime Minister, aid and advice under Article 74, it gives aid and advice to the president. कौन? Council of Minister. 42nd एंड 44th अमेंडमेंट में क्या कहा है? तो 42nd अमेंडमेंट ये कहता था कि जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है वो बाइंडिंग है, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट एक बार जो है वो एडवाइस फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, उसके बाद भी अगर आती है तो देन इट विल बिकम बाइंडिंग. प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, vested with executive powers, elected indirectly for a fixed term of 5 years, acts on the ministerial aid and advice and symbol of nation and continuity. जहां पे प्राइम मिनिस्टर है actual head of the government, exercises executive power in practice, holds office while commanding Lok Sabha, tenders the binding aid and advice and leader of the ruling party and cabinet. President के अपने भी कुछ discretionary powers है, if you know that, right? कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और अगर लोकसभा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है और वो पास हो जाती है तो एंटायर काउंसिल हैज टू रिजाइन. सो आइदर दे सिंक और दे स्विम टुगेदर. और कैबिनेट सॉलिडारिटी है, तो ऑल मिनिस्टर्स शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैबिनेट डिसीजन एंड मस्ट पब्लिकली सपोर्ट देम. Real versus nominal executive, president resigns while PM-led cabinet actually rules. President reigns. Aid and advice, so advice is binding, returnable certainly for reconsideration once. Anti-defection, 10th schedule reinforces collective discipline in house and voting. Death or exit of the PM dissolves. No confidence motion, pass, entire council must resign together. 2017 में जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्चुअलाइज्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो वर्क करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन और वो सारी चीजों को आपको डिस्क्राइब करना है. द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी एज बिग एज गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज and as big as the prime minister can manage as a team. How far is the efficacy of the government inversely related to the size of the cabinet? Discuss. तो basically काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज और उन गवर्नमेंट का जो वर्क है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था. Citizenship. Basically, full legal membership of the Indian state carries right denied to aliens such as certain fundamental rights, right to vote, eligibility to high public offices. भारत का सिटीजन ही वोट कर सकता है और कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेल कर सकता है. वो कौन कौन से हैं नहीं पता है तो पढ़ो, ठीक है. 5 to 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप रूल्स, ठीक है. हु कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हु कैन नॉट, कैसे हम जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट लेके आते हैं, उन सबसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट फॉर दोज डोमिसाइल्ड इंडिया हु वर बॉर्न हियर 30 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से, और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न हियर और हु हैड ऑर्डिनरीली रिसाइडेड फॉर 5 years. 6 and 7 rights of person who migrated from and to Pakistan around partition, balancing inclusion of refugees and exclusion of returnees. हम फॉलो करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, वन सिटीजनशिप, यानी कि आप सिर्फ इंडिया के ही सिटीजनशिप हो सकते हो. The moment you have another country's passport, your citizenship is gone. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इस तरीके से है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज. बाय बर्थ यानी कि आप इंडिया में ही स्पेसिफिक डेट और पेरेंटेज रूल के हिसाब से बॉर्न हुए हो.
बाई डिसेंट यानी कि आप इंडिया से बाहर बॉर्न हुए हो लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन है। फॉर एग्जाम्पल बेबी गेटिंग डिलीवर्ड इन लंडन। बाय रजिस्टर, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए, बट आप इनएलिजिबल नहीं हो जाते जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया। बाय रजिस्ट्रेशन फॉर पीआई और स्पाउस ऑफ सिटीजन एंड अदर्स आफ्टर रेसिडेंस, सर्टन इसके रेगुलेशंस हैं। बाय नेचुरलाइजेशन फॉर अ फॉरेनर आफ्टर लॉन्ग रेसिडेंस एंड एन ओथ ऑफ एलिजियंस, बहुत लंबे टाइम तक आप इंडिया में कंटिन्यूसली रह रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई और कंट्री को इंडिया का पार्ट बना लिया थ्रू वॉर और व्हाटएवर, देन ऑल द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी आर पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ओवरसीज सिटीजनशिप। ओसीआई स्कीम 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट मर्जेस द अर्लियर पीआईओ कार्ड। तो बेसिकली जो भी ओसीआई कार्ड होल्डर है वो लाइफ लॉन्ग वीजाज अवेल करते हैं इंडिया आने के लिए, ठीक है, कितने भी टाइम तक वो इंडिया में रुक सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, कोई भी पब्लिक ऑफिस रख नहीं सकते हैं, कोई फार्म लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जहां पे जो भी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियन है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में रहते हैं, जहां पे ये माइनर हैं, वो अगर इंडिया आके फिर से बसना चाहते हैं आफ्टर इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 और उसके पहले से वो रह रहे हैं 5 साल तक, तो उनको सिटीजनशिप का राइट मिलेगा। रेनंसिएशन, कोई इंसान अपनी सिटीजनशिप वॉलंटरीली गिव अप कर देता है। टर्मिनेशन, ऑटोमेटिक ऑन वॉलंटरी एक्वायरिंग ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, जैसे मैंने कहा, ठीक है। डेप्रिवेशन, कंपल्सरी रिमूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार ने कुछ ऑर्डर दिया कि भाई ये सिटीजनशिप नहीं है, आउट। इफेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड, अगर आपने सिटीजनशिप लूज की है तो वो भी लूज करेंगे, ठीक है, लेकिन दे हैव अ राइट टू रिज्यूम ऑन एडल्टहुड। ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में, नेचुरलाइजेशन में कुछ भी फ्रॉड किया है तो उस ग्राउंड पे भी आप अपनी सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। एंड ग्राउंड ऑफ लॉयल्टी, इफ योर एक्ट शोज डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन और वॉर टाइम पीरियड देन यू आर गॉन। मेंस में जीपीएससी 2022 में पूछती है, हाउ डज अ पर्सन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड हाउ डज अ पर्सन लूज इट एंड इन विच सिचुएशन। तो सीए से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मतलब नॉट रिलेटेड बट सीए न्यूज में था, इसलिए सिटीजनशिप पे ये क्वेश्चन आ गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड सॉवरेनिटी, तो हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, उनके सर्टेन प्रिविलेजेस है, सर्टेन इम्यूनिटीज उन्हें मिली है, और ये इसको हम ये नहीं कहते कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस फटाफट। क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? Special rights, immunities and exemption enjoyed by the two houses of parliament, their committees and members, so that they can perform their functions independently and effectively without external interference. 105 deals with privileges of parliament member and 194 parallel provision for state legislature. तो क्या है सोर्सेस? फ्रीडम ऑफ स्पीच 105 क्लॉज 1 एंड 2 कि सारे मेंबर्स जितने भी हैं हाउस में इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। कोई भी प्रोसीडिंग के दरमियान या कोई भी वोट देते हैं पार्लियामेंट में या कमेटी में तो उसके अगेंस्ट उन पे कोई केस नहीं होगा, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। पब्लिकेशन, नो वन इज लायबल फॉर पब्लिकेशन एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ हाउस, लेकिन वो पब्लिश करने के लिए परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई दिस कैन गो इनटू पब्लिक डोमेन, वो अलाउंस होना चाहिए। प्रिविलेजेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द हाउस, इम्यूनिटी फॉर कोर्ट एक्शन फॉर स्पीच और वोट, फ्रीडम फॉर अरेस्ट इन सिविल केसेस, एग्जेम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विसेज एंड नो अरेस्ट विद इन द हाउस premises without the leave. House collectively right to publish and restrain publication of debates, ठीक है, right to exclude stranger and hold secret sitting, right to make rules to regulate its own procedure, right to punish members and outsiders for the contempt, and right to receive immediate notice of members arrest. अब अरेस्ट और पब्लिकेशन से क्या फ्रीडम है? तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड
or detained in a civil case during a session and 40 days before and after the session। यानी कि अब फिलहाल जैसे कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो मॉनसून सेशन चलते दरमियान आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, सेशन एंड होने की 40 दिन बाद और सेशन स्टार्ट होने की 40 दिन पहले तक आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्रिमिनल केस में ये नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कल किसी का मर्डर करके आया, अगर आप बोलोगे नहीं नहीं अभी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, सेशन चल रहा है, 40 दिन बाद भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं है। Notice of arrest: when a member is arrested, convicted or released, the concerned authority must promptly inform the presiding officer of the house. Breach, content or and no codification, breach of privilege, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी भी प्रिविलेज का किसी ब्रीच होता है तो हाउस कैन पनिश द ऑफेंडर थ्रू प्रिविलेज कमेटी, हमारी कमेटी है सुप्रीम लोकसभा की। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस: इफ any act of any member obstruct the working of the house or performs any functions which lowers its authority, then it can go ahead with the breach of privilege। सबसे पहले क्या इश्यूज है, तो भाई वर्सेस फंडामेंटल राइट, ठीक है। प्रिविलेज कैन ओवरराइड आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। केशव सिंह केस में ये कहा था कि भाई बाउंड्री होनी चाहिए बिटवीन द हाउस एंड द कोर्ट्स, ठीक है। फिर राजा राम पाल केस में मेंबर्स का एक्सपल्जन जो है उसे अपहेल्ड किया था, बट इट हैज टू बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मेंबर्स के किसी एक्ट के थ्रू उन्हें सस्पेंड करना, ठीक है, उन्हें एक्सपेल करना, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का है कोर्ट के पास पावर। पीवी नरसिम्हा राव, ब्राइबरी फॉर वोट इम्यूनिटी, ठीक है। एंड देन कोडिफिकेशन डिबेट कि भाई जितनी भी अथॉरिटी है जो कुछ भी है उससे थोड़ा सा और कोडिफिकेशन करने की जरूरत है। 2023 में जीपीएससी मेंस का सिंपल क्वेश्चन था, डू द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, क्रिटिकली एग्जामिन। प्रिविलेजेस क्या है, सोवरेनिटी क्या है, और क्या ये प्रिविलेजेस की वजह से सोवरेनिटी अंडरमाइन हो रही है, एक्सप्लेन। 2014 में पावर्स, privileges and immunities of parliament and its member as envisaged in article 105 leave room for large number of uncodified privileges. Assess the reasons for the absence of legal codification and how this can be addressed. तो ये जो privileges हैं, immunities है, properly codified नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि ये हो सकता है या इस टाइप की immunities इनके पास available है, but ब्रीच होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली उन privileges का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहेगा, वो सबका कोडिफिकेशन नहीं है। गुजरात पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप गुजरात पंचायती राज एक्ट पढ़ रहे हैं इसके लिए उसका ये बेसिक है। तो हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जिसके थ्रू 9th एंड 9A पार्ट ऐड होता है एंड 11th एंड 12th शेड्यूल एक्ट होता है। उसी को इफेक्ट देने के लिए गुजरात पंचायत एक्ट 1993 आता है, जहां पे गुजरात प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड गुजरात म्यूनिसिपैलिटी एक्ट फॉर द टाउन्स लाया जाता है। और स्टेट जो है इन्हीं एक्ट्स के थ्रू पूरा पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम कंडक्ट करती है। तो हमने 3 टियर पंचायती राज अडॉप्ट किया है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत लोकल बॉडी पे लेवल पे बॉडी है, ठीक है, जहां पे इनका हेड सरपंच होता है, डिप्यूटी यानी सरपंच यानी कि गुजराती में उसको उप प्रमुख कहते हैं और सरपंच को प्रमुख कहते हैं, ठीक है। तालुका पंचायत इंटरमीडिएटरी ब्लॉक लेवल बॉडी है जो विलेज पंचायत और बाकी इंप्लीमेंटिंग ब्लॉक स्कीम्स को कनेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, एंड इट इज हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्रमुख। लोकली सॉरी just a second,
and some problems. Yes. Again. Okay. Leave it. तो सरपंच और उप सरपंच भी दो वर्ड्स बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं. अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में. एंड देन इन म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाज विच गवर्न स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स. रिजर्वेशन की बात करें तो 1/3 नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन है SC ST OBC सीट्स के लिए. उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है. स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो पंचायती और म्यूनिसिपल फाइनेंस को रिव्यू करती है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है जो रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को कंसोलिडेट करती है. खुद के रिसोर्सेज है, हाउस टैक्स, वाटर चार्जेस, लोकल टैक्सेस एंड फीस. ठीक है. सेंट्रल और स्टेट ग्रांट्स है एंड समरस ग्राम योजना है. 2024 में जीपीएससी ने क्वेश्चन किया था that 73rd and 74th constitutional amendments have brought significant changes in the concept of people's participation at grassroots democracy. Examine the catalyst to this changes. तो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या म्यूनिसिपैलिटीज आने से ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़ा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है. सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशन स्केड्यूल है, 7 स्केड्यूल है जिसमें हम कुछ पे यूनियन लॉ बनाते हैं, कुछ पे स्टेट लॉज बनाते हैं, कॉन्करेंट पे दोनों लॉज बनाते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस रखा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट थ्रू स्केड्यूल 7. ऑल्सो 245 to 263 गवर्न लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. ठीक है. इसमें बहुत सारे आपके आर्टिकल्स हैं, आपको पता है कि किस किस तरीके से सेंटर स्टेट के रिलेशंस रहते हैं. लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 to 255. टेरिटोरियल एक्सटेंट. ठीक है. पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर द होल और पार्ट ऑफ इंडिया बट स्टेट कैन लेजिस्लेट ओनली फॉर देयर ओन टेरिटरी. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर वैलिड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर्टिकल 246. 7th schedule divides the power between union list, state list and the concurrent list. Administrative relations, obligation of states 256, 257. State must comply with union laws and cannot impede union executive power. जबकि यूनियन स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है. ऑल इंडिया सर्विसेज उस पे जो है सेंटर ही लॉ बनाती है. ये सर्टन आर्टिकल्स है, प्लीज गो थ्रू देम वेरी डीपली क्योंकि इंटर स्टेट रिलेशन या सेंटर स्टेट रिलेशन हमेशा डिस्प्यूटेड रहते ही हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिस्प्यूट्स. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग द क्वेश्चन. फाइनेंशियल रिलेशन 270 में यूनियन टैक्सेस को स्टेट्स के साथ शेयर करने का रिकमेंडेशन है और वो कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करती है, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करते हैं आफ्टर एवरी 5 years. वाटर डिस्प्यूट से प्रोविजन है आर्टिकल 262. फुल फेथ एंड क्रेडिट 261. इट ऑनर्स एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जजमेंट्स अक्रॉस द स्टेट. इंटरस्टेट काउंसिल 263. इंक्वायरी एंड एडवाइजेस ऑन द इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स. जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है. 5 जोनल काउंसिल्स हैं अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 56. ट्रेड एंड कॉमर्स 301. फ्री ट्रेड एंड इंटरकोर्स बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. 2025 में रिसेंटली जीपीएससी ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट. ठीक है. पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 352 through 360 कंटेन्स द इमरजेंसी प्रोविजन. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और वीमेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है.
3 टाइप की हमारे पास इमरजेंसीज है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 में जो है प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। 44th अमेंडमेंट ने कुछ एक पर्टिकुलर फेज था जिसे कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया था विथ आर्म रेबेलियन। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन needs approval of both the houses within month by a special majority and thereafter continues for 6 months at a time subject to renewal. नेशनल इमरजेंसी 352 में प्रोक्लेम की जाती है, उसके इफेक्ट है फेडरल टू यूनिटरी नेचर में कंसर्ट हो जाता है, सेंटर जो है स्टेट्स को डायरेक्ट करने लगती है। प्रेसिडेंट रूल 356 में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर टेकन ओवर बाय द सेंटर। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लगी है। यूनियन डायरेक्ट स्टेट फाइनेंसेस एंड सैलरी कट, सब कुछ पूरा फाइनेंशियल पावर्स जो है सेंटर के पास आ जाता है। ग्राउंड फॉर 352 वॉर, एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन, ठीक है, 3 बार हुई है हमारे यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर। 62 में वॉर था, 71 एंड 1975, 71 में भी वॉर था, 75 वेरी फेमस। 50 इयर्स अभी हमने 2025 में इसके सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। 356 में ग्राउंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यूज मेनी टाइम्स अक्रॉस स्टेट, ठीक है। ग्राउंड फॉर 360 थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नेवर प्रोक्लेम इन इंडिया टिल डेट, ओके। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, अब उसके फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट होंगे, तो सबसे पहले 358 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी जब भी डिक्लेयर होगी तो आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। 359 ये कहती है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद प्रेसिडेंट कुछ आर्टिकल्स का सस्पेंशन कर सकता है थ्रू एन ऑर्डर, जिसमें आर्टिकल 20 एंड 21 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 20 और 21 को एडीएम जबलपुर के पोजीशन को ओवर रूल किया और ये कहा 44th अमेंडमेंट में कि आप 359 के अंदर सबको सस्पेंड कर दो, सारे राइट्स, बट 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। इमरजेंसी प्रोविजन के सर्टेन क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले डिस्ट्रॉय द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एग्जीक्यूटिव बिकम्स द होल सोल वन, एकदम पावरफुल। No modern democratic country has 3 provision included in their constitution, ठीक है, हम अलग है भाई। It could lead to president becoming a dictator. Seriously imperils the observance of fundamental rights in the country and financial autonomy of the states could be threatened. तो 44th अमेंडमेंट में ऑब्वियसली जब 75 का इमरजेंसी हुई उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया और उसमें कुछ सेफगार्ड्स दिए गए। सबसे पहले फाइनेंशियल इमरजेंसीज, सेंटर में रिड्यूस सैलरी एंड रिजर्व मनी बिल्स, फेडरल शिफ्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन टर्न यूनिटरी, लोकसभा टर्म may be extended to 1 year at a time during a national emergency and revocation. 1/10 of Lok Sabha members can force a special sitting to disapprove. जीपीएससी 2017 ने बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा कि पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ प्रोविजन लीडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म, आरक्यू। पावर यूनिटरी में शिफ्ट हो रहा है तो क्या ऐसा हो रहा है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, कैसे इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इस चीज को मतलब आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो उस पर आर्ग्यू करो। Under what circumstances can a financial emergency be proclaimed by President of India? What consequences follows when a declaration remains in force? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 50 years of emergency, तो 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, ठीक है। और ये 50 इयर्स के अनफॉर्चुनेट सेलिब्रेशन को करंट गवर्नमेंट ने नाम दिया था संविधान हत्या दिवस, मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो डिक्लेरेशन किसने किया था? प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद ने जून 25 1975 को, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इट लास्टेड फॉर 21 मंथ्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था
जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह कहा कि पीएम इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस अंडर आरपीए 1951 इन द 71 इलेक्शन एंड डिस्क्वालिफाइड हर, जिसकी वजह से ये डिक्लेरेशन आता है 75 में। पॉलिटिकल अनरेस्ट, जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट, स्ट्राइक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्राइक्स, सब कुछ काफी सरकार को प्रेशर में लेकर आया। तो की इवेंट्स ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी, सबसे पहला आर्टिकल 358 आता है और 19 को सस्पेंड करता है। 359 के थ्रू 14, 21 और 22 भी सस्पेंड होता है ना। सी आर्टिकल 21 75 में सस्पेंड होता है, इसीलिए 44th अमेंडमेंट में ये प्रोविजन आता है। मास अरेस्ट हुए थे 35,000 लोग जो है ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट हुए थे, डिटेन हुए थे। प्रेस पे सेंसरशिप आ गई थी। दिल्ली डिसाइड करता था कि क्या छपेगा और क्या सुनाई देगा लोगों को, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव 1.07 करोड़ स्टेरिलाइजेशन हुए थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू बैन किया गया। 39 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर के इलेक्शंस को कोर्ट के परव्यू से बैन किया गया। 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी एंड एक्सटेंडेड द लोकसभा टर्म टू 6 years। तो 44th अमेंडमेंट 1978 ने फिर आए और कुछ अच्छी चीजें की, ठीक है। सबसे पहला इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेबेलियन के थ्रू रिप्लेस किया। रिटर्न कैबिनेट रिकमेंडेशन मैंडेटरी किया बिफोर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन 1 month एंड स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड। 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। Lok Sabha and State Assembly terms restored to 5 years and judicial review and court independence restored। शाह कमीशन की फाइंडिंग थी, जस्टिस जेसी शाह थे फॉर्मर सीजीआई, जो जनता गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी कि भाई ये जो इमरजेंसी थी सही थी गलत थी क्या था, उस पर कमेटी बनाई। तो इन्होंने कहा कि देयर वाज मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, preventive detention and press censorship, documented sterilization campaign and its coercive implementation। 3 रिपोर्ट सबमिट की जहां पे इमरजेंसी को यूनिलेटरल फाउंड किया and concluded civil liberties were severely and systematically violated। Status of devolution to पंचायत इन स्टेट रिपोर्ट 2024। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक रिपोर्ट रिलीज की। इन्होंने कहा रिपोर्ट रिलीज करने के पहले कि 2 हमारे शेड्यूल है 11th and 12th जो हम इसके थ्रू लाए हैं, जिसमें कुछ पावर्स दिए गए हैं 29 टू ग्राम सभा एंड सम 18 टू म्युनिसिपैलिटीज, जो पावर आपको दिए जाएंगे फॉर द गवर्नेंस। रिपोर्ट इसलिए आई, रिपोर्ट में अब ये एग्जामिन हुआ कि वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है कि भाई ये जो पावर्स है आपको ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जाए, ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए ये पावर आपको जो है नीचे डिवॉल्व कर रहे हैं। तो वाकई में ये हुए हैं कि नहीं, उसकी ये रिपोर्ट थी, ठीक है। इट मेजर्स हाउ फार स्टेट्स हैव एक्चुअली डिवॉल्व देयर पावर टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मूविंग बियॉन्ड लीगल प्रोविजन टू रियल प्रैक्टिस। और स्टेट्स के बेसिस पे रैंकिंग हुई। तो फंक्शन क्या था, वेदर द 29 सब्जेक्ट्स ऑफ द 11th शेड्यूल आर एक्चुअली ट्रांसफर टू पंचायत विद क्लियर एक्टिविटी मैपिंग, नॉट मियरली लिस्टेड ऑन पेपर, प्रॉपरली, ठीक है। कंट्रोल पावर सब उनके पास। फाइनेंसेस, फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत थ्रू ओन रेवेन्यू, टैक्स पावर, ग्रांट्स एंड यूनाइटेड फंड्स कितना है। तो यहां पे तो आया कि भाई बहुत सारे स्टेट की कंडीशन तो दयनीय है, ठीक है। Legal and institutional base, most states have enabling laws in place। Functions, 11th schedule transfer, functions often transferred without funds and staff। रिपोर्ट कहती है कि functions तो दे दिए, ना पैसा है ना स्टाफ है। Finances, revenue grants, own funds। रिपोर्ट कहती है कि fiscal devolution remains the weakest link।
फंक्शनरी, पंचायत डिपेंड हेविली ऑन लाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये कचेरी वो कचेरी, ये इसके पास जाओ उसके पास जाओ, वहां से अप्रूवल लो, इन सब पे। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, uneven training across states and union territories, accountability, audit report, social audit and citizens oversight still limited। आज भी वर्किंग की सोशल ऑडिट नहीं हो पा रही है। जैसे मनरेगा का सोशल ऑडिट हो रहा है, वैसे हर चीज का सोशल ऑडिट आज भी लिमिटेड है इंडिया में। तो टॉप परफॉर्मर कौन से है जहां पे स्टेट्स ने एक्चुअली में पावर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली ट्रांसफर किए हैं, तो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि गुजरात जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में है। ओवरऑल इंडेक्स, कंपोजिट डिवोल्यूशन इंडेक्स कंबाइंस ऑल डायमेंशन टू रैंक स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। तो अब जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसपे जज किया गया है, वो पैरामीटर्स देखिएगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात हमने कौन कौन से पैरामीटर्स में क्या क्या अच्छा काम किया वो देखना, ठीक है। गुजरात की पोजीशन placed among the best performing states on devolution, reflecting an established three-tier system under the Panchayat Act, Gujarat Panchayat Act. State strengthened strong institutional framework, regular elections through the State Election Commission, ठीक है। 50% reservation and digital delivery via e-gram विश्वग्राम। कंटिन्यूइंग चैलेंजेस, फिस्कल डिवोल्यूशन जो है और इंडिपेंडेंट पंचायत स्टाफ, ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज गुजरात में है। तो फिस्कल डिवोल्यूशन आप कैसे स्ट्रेंथन करेंगे वो आपको देखना है। रिलीजिंग बॉडी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टडी एजेंसी है आपकी IIPA, कोर मेट्राइज डिवोल्यूशन इंडेक्स ऑन 3 एप्स, फंक्शन, फाइनेंस एंड फंक्शनरीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेस 73rd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9 11th शेड्यूल। ओके, तो यस, ये एक रिपोर्ट है और गुजरात टॉप परफॉर्मर स्टेट है, तो इसके ऊपर जीपीएससी में क्वेश्चन आना चांसेस हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जहां आप चाहते हो हम डिटेल में कोई लेक्चर इस पे यूट्यूब के लिए बनाएं, सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट हो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक्स to be covered under this OTP scheme, so please let us know। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे before the mains कि हम उसे जल्दी से जल्दी उसे लॉन्च कर दें। Till then, thank you and all the best।